चलिए, तो हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब कंप्लीट कर लिया था। तो स्टार्टिंग फ्रॉम मॉड्यूल ऑफ ऑप्टिक्स, मॉड्यूल में कोई डाउट है? किसी भी बिगिनर बॉक्स में कोई डाउट बचा है क्या? बिगिनर बॉक्स में कोई डाउट हो तो बताओ सबसे पहले। तो आपने प्रिज्म का बिगिनर बॉक्स करा हो, उसमें कोई डाउट हो तो बताइए। लेंस के बिगिनर बॉक्स तो हो ही गए थे अपने लास्ट क्लास तक। कोई भी डाउट हो मॉड्यूल में बता दो। वो हो गए है अगर, तो फिर मॉड्यूल की एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। फिर अपन मॉड्यूल की एक्सरसाइज बता दीजिए मुझे, कोई डाउट हो तो। जिनका प्रिज्म नहीं हुआ है ऑफ कोर्स उनको प्रिज्म के क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो वो लोग रुक सकते हैं। प्रिज्म कंप्लीट होने के बाद प्रिज्म वाले क्वेश्चन कर लेना। बाकी क्वेश्चन तो आई होप कि करे हैं आपने। अच्छा, मॉड्यूल की एक्सरसाइज तो करी है ना आपने? बताइए। यस, ओके। तो एक्सरसाइज में सॉल्यूशन वैसे मैंने आप सबको सेंड कर दिए थे। जो भी डाउट आप सेंड कर सकते हो मुझे। मेरे पास भी यहाँ मॉड्यूल ओपन है, तो आपका जो भी डाउट हो तो भेज सकते हो। एक्सरसाइज 1 में देखते हैं अपन कितने क्वेश्चन है। देखो एक्सरसाइज 1 में 21 तो सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, उसके बाद कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 27 तक, तो टोटल 27 क्वेश्चन है। कोई भी डाउट एक्सरसाइज 1 में? डाउट इन एक्सरसाइज 1? करी है ना एक्सरसाइज 1? ऐसा तो नहीं कि करी नहीं अभी और मैं बस पूछे जा रहा हूँ। नहीं करी? अच्छा, नो डाउट। कुछ बच्चों ने करी है, उनको डाउट ही नहीं है, कुछ ने करी नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो जिन्होंने नहीं करी है वो कर लीजिएगा, बाद में अपनी कल भी क्लास है, कल भी पूछ सकते हो। ठीक है, चलो फिर एक्सरसाइज 2 में अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। एक्सरसाइज 2 में कोई डाउट? 36, एक्सरसाइज 2 का 36, एक्सरसाइज 2 का 36। Flat bottom of a cylindrical tank is silvered and water is filled in the tank up to a height h. A small bird is hovering at a distance of 3h from the bottom of the tank. When a small hole is opened near the bottom of the tank, the water level falls at a rate of 1 centimeter per second. The bird will perceive that its image velocity. बर्ड को अपनी ही इमेज की वेलोसिटी क्या दिखेगी? तो बर्ड को अपनी इमेज की वेलोसिटी देखना है ना। क्वेश्चन क्या है मैं एक बार बोर्ड पे दिखाता हूँ आपको, जिन्होंने नहीं करा है वो भी, क्वेश्चन नहीं करा होगा वो भी एक बार देख लो। क्वेश्चन है क्या कि कोई बर्ड दिया है जो एक टैंक में ऊपर होवर कर रहा है, और टैंक का वाटर लेवल है ना वो डिक्रीज हो रहा है। एक्चुअली टैंक के बॉटम पे एक मिरर था, उस मिरर से बर्ड की इमेज बन रही और बर्ड अपनी इमेज को देख रहा है। तो वो ऐसी सिचुएशन है, देयर इज अ टैंक, टैंक में वाटर लेवल, ऊपर कोई बर्ड which is hovering here, and because of the hole at the bottom the water level is falling. ठीक है, अब बर्ड मान लेते हैं यहाँ से x हाइट पे था, वाटर लेवल मान लेते हैं ये पूरा कंटेनर में y हाइट का है ना। नीचे मिरर है, तो मिरर को बर्ड का दिखेगा पहले तो देखते हैं। ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू है, तो मिरर को बर्ड लगेगा, मिरर म्यू से देखेगा y बाय म्यू प्लस x बाय 1। इतने डिस्टेंस पे मिरर को बर्ड लगेगा, मिरर इतनी डिस्टेंस नीचे इमेज बनाएगा। अब वो इमेज की बर्ड से डिस्टेंस क्या होगी? बर्ड देखेगा तो बाहर एयर से देखेगा, बर्ड को इतनी डिस्टेंस म्यू में दिखेगी है ना पानी के अंदर, फिर y डिस्टेंस फिर से पानी में है और x डिस्टेंस फिर एयर में है। बर्ड को अपरेंट डिस्टेंस अपनी इमेज की दिखाई देगी। इसे सॉल्व कर लो तो ये आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ y बाय म्यू प्लस x। ठीक है, ये आ रहा है, और इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के साथ। इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो पानी का लेवल नीचे जाने से y डिक्रीज होगा और x बढ़ेगा। अगर ये स्पीड v है तो 2 टाइम्स 1 by mu into dy by dt, dy by dt will be minus v plus dx by dt it will be plus v। तो ये सॉल्व करोगे तो v कॉमन ले लो, तो 2v into 1 minus 1 by mu, क्या आ जाएगा हमारा आंसर? समझ में आकर्ष? मैंने क्या करा समझो अच्छे से। मैंने मान लिया कि वाटर लेवल से बर्ड की हाइट ये है, वाटर लेवल अंदर डेप्थ y थी, तो पहले तो मिरर को बर्ड कहाँ दिखेगा? इतने डिस्टेंस पे दिखेगा, इतने डिस्टेंस नीचे मिरर ने इमेज बनाई, वो इमेज को अब बर्ड कहाँ दिख रहा है?
तो ये जो डिस्टेंस थी वो म्यू में थी, बाय म्यू में था, x1 में था, बट दिख रहा है बाहर एयर। चलो क्लियर है आकाश को, वेरी गुड। चलिए और किसी को डाउट इसमें? एक्सरसाइज 2 में कोई भी डाउट नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्लास में करके पूछ सकते हो। तो एक्सरसाइज 2 में मान लो कि जिनको डाउट था उनके क्लियर हो गए, है ना। अब एससीवी पे आ जाता हूं मैं, आपने एससीवी भी कहा था, एससीवी पे आ जाते। चलो एससीवी में लाइट का चैप्टर पार्ट 1 में दिया है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ये मैंने ओपन कर लिया मेरे पास, और 79 क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज 1 में। एससीवी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स 79 क्वेश्चन है। तो बताओ क्या क्या डाउट है? एससीवी में जो डाउट से भेज सकते हो आप। 921 में लिखते चलता हूं मेरे पास, 921 और कोई 76 चलो मैं कर रहा हूँ 9 से स्टार्ट करके, आपको जो डाउट है आप और भेज दीजिएगा, ठीक है। मैं 9 से स्टार्ट करके कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9, find the diameter of the image of the moon formed by a spherical concave mirror of focal length 7.6 centimeter. The diameter of the moon is this much and the distance between earth and the moon is this much. देखो मून का आपको डायमीटर दिया हुआ है, मून का डायमीटर पता है आपको और उसकी अर्थ से डिस्टेंस पता है। तो अर्थ पे वो क्या एंगल बनाएगा मून अपन निकाल सकते हैं, ये हमारी अर्थ पे एंगल क्या बनाएगा मून वो निकाल सकते हैं। और कोई ऑब्जेक्ट का अगर एंगल थीटा हो किसी कॉन्केव मिरर पे तो उसकी इमेज का भी एंगल थीटा ही होता है, पर इमेज होती है फोकल प्लेन में। तो फोकल प्लेन में जो साइज होता है इमेज का, साइज ऑफ इमेज इन फोकल प्लेन, याद करो शायद एफ थीटा पढ़ा होगा अपन, वेयर थीटा इज द एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ मल्टीप्लाई कर दो तो एंगुलर साइज ऑफ इमेज मिल जाती है। ये लगाने के लिए थीटा रेडियन में लेना है ना। और ये रेडियन में थीटा कैसे निकाल सकते हैं, डी बाई आर विल बी थीटा इन रेडियन। आ रहा समझ में? 9th नंबर। चलो वैभव को तो क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। 9 के बाद मुझे क्या बोला है, 21 पे आता हूँ। 21 में बच्चों से गड़बड़ी हो जाती है कि वॉल्यूम सही से लेते नहीं है उसमें। वो सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर कंटेन्स 805 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। इसमें जो पानी का वॉल्यूम होगा ना वो 800 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, उस वॉल्यूम से पानी की हाइट निकालना पड़ेगी। अब देखो वो हाइट कैसे निकाले, ध्यान से देखना। देखो 8 सेंटीमीटर हाइट और 8 सेंटीमीटर डायमीटर का तो बीच में एक है ना सिलिंड्रिकल ग्लास पीस है। तो देयर इज अ ग्लास पीस ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, है ना। इस ग्लास पीस का जो वॉल्यूम होगा वो हटाना पड़ेगा आपको। अगर पानी का लेवल की हाइट मान लो h है और ये रेडियस मान लो r है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल वो लिख सकते हो पाई आर पर एच। उसमें से ग्लास पीस का वॉल्यूम हटाओगे वो हो जाएगा पाई 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू इट्स हाइट 8 सेंटीमीटर। इतना वॉल्यूम पानी का है, तो दिस शुड बी 800 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये समझ में आ रही बात? पानी हर जगह नहीं है, पानी इतने रीजन में। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल एच हाइट तक, उसमें से इतना वॉल्यूम माइनस करोगे तो बचे हुए में पानी। आया क्या ये? हाँ जी, सबको डाउट जिसका भी था क्लियर? अब इस तरह से पानी की हाइट सही से ही निकलेगी, फिर उसके बाद क्वेश्चन कर सकते हो। जो कॉमन गलती होती है वो इसमें पानी का हाइट लेने में गड़बड़ हो जाती है। उसके बाद मेरे पास अगला डाउट आया है 76। A gun of mass m fires a bullet of mass m with horizontal speed with a gun is fitted to the concave mirror, कुछ तो दिया है। चलो जैसे बुलेट फायर करेंगे, है ना, क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि गन है उस पर मिरर फिक्स लाइक दिस इज अ गन, उसमें मिरर फिक्स है। और जैसे ही बुलेट फायर करी तो बुलेट तो जस्ट पोल पर ही होगी ना, जस्ट फायर करने के बाद बुलेट तो पोल पर ही होगी।
तो उसकी ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस 0 ले लेना, तो इमेज डिस्टेंस भी 0 आ जाएगी, तो मैग्निफिकेशन 1 आ जाएगा। ठीक है, अब बुलेट जैसे ही फायर करेंगे, बुलेट की अगर कोई स्पीड है तो उतनी उसकी वजह से ना गन रिकॉइल होगी। बुलेट की स्पीड क्वेश्चन में मान लेते हैं अपन कुछ दी है, क्या दी उन लोगों ने, आपको पूछा क्या, फाइंड द स्पीड ऑफ सेपरेशन ऑफ द बुलेट इन द इमेज जस्ट आफ्टर द गन वाज फायर्ड। अच्छा, हॉरिजॉन्टल स्पीड v दी है, बुलेट की स्पीड v दी है, तो बुलेट की स्पीड v होने से क्या होगा, गन रिकॉइल होगी। गन का रिकॉइल की वजह से जो स्पीड आने वाली है वो आने वाली mv अपॉन कैपिटल M, ये गन की रिकॉइल की स्पीड आएगी। तो विद रिस्पेक्ट टू गन बुलेट की स्पीड क्या होगी, वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो जाएगी, हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो जाएगी v प्लस mv बाय कैपिटल M रिलेटिव टू मिरर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। मैग्निफिकेशन 1 आने वाला है, v बाय u का होल स्क्वायर 1 आने वाला है, तो इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर वो होती थी माइनस v बाय u का होल स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो ये बस इसी का नेगेटिव आ जाएगी। अब इमेज की ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी पूछिए, तो ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर और इमेज की विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इनका रिलेटिव पूछा है एक दूसरे से, तो सब्ट्रैक्ट कर दो तो डबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत मैंने जल्दी जल्दी बताया है, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि कुछ पढ़ा हुआ है क्वेश्चन आपने, तो जो भी बताया कुछ आइडिया समझ में आ रहा है? चलो, इज देयर एनी मोर डाउट इन दिस? इज देयर एनी मोर डाउट? देख लो अच्छे से, कोई और डाउट हो तो बता दीजिए मुझे। ओके, लगता कोई भी डाउट नहीं है, तो अगर कोई भी डाउट नहीं है तो मैं मान रहा हूँ चलो एससीबी फिर अपनी कंप्लीट, ये हटा दिया मैंने। तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं प्रिज्म, स्टार्ट करें। चलो अब प्रिज्म स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, सो जिन भी बच्चों का प्रिज्म पड़ा हुआ है वो रिपीट अगर चाहे तो देख सकते हैं, अदरवाइज दे आर फ्री। ठीक है, और बाकी अपन प्रिज्म स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोगों की कल भी क्लास है, तो कल की क्लास में देखो प्रिज्म तो आज ही हो जाएगा, है ना। जो बच्चे अभी है क्लास में सब सुन लो एक बार कि प्रिज्म तो हो जाएगा, जिन बच्चों का छूटा हुआ है उनका आज कंप्लीट हो जाएगा, और कल अपना एक लेक्चर है। तो कल के लेक्चर में अगर जो भी आपका डिस्कस, जो भी एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 बिगिनर बॉक्स जितने भी है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का भी बिगिनर बॉक्स है, मॉड्यूल के सारे इलस्ट्रेशंस भी है आपके सामने, मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस भी करना है आपको, एससीवी के सारे सॉल्व एग्जांपल्स करना है, और एससीवी पूरी सॉल्व करना है, ये पूरा आपको कंप्लीट करके लाना है। ठीक है, इतना आपका सबका होमवर्क है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट को सुन लीजिए कि होमवर्क क्या है। तो कल आपका होमवर्क, कल एक लेक्चर में अपन ये सब डिस्कस करेंगे, तो आज के दिन आपको ये सारा वर्क कंप्लीट करना है, और इसमें तो बहुत सारा वर्क तो पहले से स्टार्ट कर दिया था, तो इतना दिक्कत भी होगी नहीं सब कंप्लीट करने में। तो एससीवी जिन्होंने नहीं करी है, बिगिनर बॉक्स नहीं करे हो, मॉड्यूल की एक्सरसाइजेस नहीं करी हो, वो सब कंप्लीट करके लाएंगे कल। ठीक है, चलो, और बाकी फिर अपन स्टार्ट करते हैं प्रिज्म। व्हाट इज अ प्रिज्म? और जिनका प्रिज्म हो चुका है दे कैन लीव द क्लास, उनको जाना है तो जा सकते हैं, है ना, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, और जिसको रिवाइज करना है वो रुक सकता है। ठीक है, चलो, सो व्हाट इज प्रिज्म? प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें दो नॉन पैरेलल सरफेस से लाइट का रिफ्रेक्शन हो रहा है। अगर लाइट रिफ्रेक्शन दो नॉन पैरेलल सरफेस से हो रहा है तो हम बोलते हैं कि हाँ प्रिज्म सिस्टम से लाइट रिफ्रेक्ट हो रही है। जैसे एग्जांपल के लिए एक ट्राइंगल के शेप का ग्लास का पीस ले लिया मैंने, ट्रांसपेरेंट ग्लास पीस ले लिया जो ट्राइंगुलर शेप का है, तो इसकी जो सरफेसेस है नॉन पैरेलल है ना। अगर इन सरफेस से लाइट रिफ्रेक्ट होती है,
मान लीजिए फर्स्ट सरफेस पे लाइट स्ट्राइक करती है, यहाँ पे टकराई, रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट होके फिर सेकंड सरफेस से भी रिफ्रैक्ट हुई और इस तरह से कुछ पास हो गई। सेकंड सरफेस का नॉर्मल सपोज ये था। तो अगर इस तरह से लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है कि दो नॉन पैरेलल सरफेस से लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, देन वी से दैट लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्रिज्म। प्रिज्म होने के लिए ये जरूरी नहीं कि शेप ट्रायंगुलर हो, शेप कैसा भी हो सकता है हमारे ऑब्जेक्ट का। ये जरूरी नहीं कि ये हम ऐसा ही इस तरह का डायग्राम, इस तरह का ट्रेपेजॉइड जैसा दिखा भी सकते हैं प्रिज्म को, इसे भी प्रिज्म सिस्टम बोल देंगे। कोई यहाँ पे किसी भी तरह की बाउंड्री दे सकता है, कोई ऐसी रैंडम शेप की भी बाउंड्री दे सकता है, या नीचे भी ऐसा कुछ कर्व वर्व दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। लाइट जिन दो सरफेस से स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो रही है वो बस नॉन पैरेलल होना चाहिए, तो अपन बोल देते हैं कि प्रिज्म सिस्टम से लाइट रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये इतना अपन रैंडमनेस नहीं करेंगे, अपन इस तरह से नहीं डायग्राम बनाएंगे, अच्छा नहीं दिखता क्योंकि वो, तो हम फिलहाल तो एक ट्रायंगल ही दिखा रहे हैं। और आपको याद रखना है कि हमेशा प्रिज्म का शेप ट्रायंगल हो जरूरी नहीं है। ठीक है, जिन दो सरफेस लाइट रिफ्लेक्ट होती है उनके बीच के एंगल को बोला जाता है प्रिज्म एंगल। दिस ए इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल। रिफ्रैक्टिंग एंगल, द सर्फेसेस जिनसे लाइट रिफ्रैक्ट होती है, द सर्फेसेस जिनसे लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है उनके बीच के एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिंग एंगल। चलो, एंगल ऑफ प्रिज्म में कोई डाउट? क्या ये चीज क्लियर है? क्लियर, ओके, वेरी गुड, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। लेट्स से दिस एंगल इज आई, लाइट रे, ये इंसिडेंट लाइट रे थी, दिस इज इंसिडेंट, दिस इज आउटगोइंग लाइट रे, दिस इज इमर्जेंट, दिस इज इमर्जेंट लाइट रे, दिस इज इंसिडेंट लाइट रे, दिस इज इमर्जेंट लाइट रे। ठीक है, इंसिडेंट लाइट का प्रिज्म के नॉर्मल से एंगल यहाँ पे मैंने बोल दिया R1, यहाँ पे जो एंगल है उसको R2 बोल दिया। इमर्जेंट लाइट रे का नॉर्मल से एंगल E बोल दिया। मान लीजिए दोनों तरफ एयर है, स्टैंडर्ड केस में हम बाहर एयर ही लेके चलते हैं, यहाँ और यहाँ हम स्नेल्स लॉ लगाए, तो वी कैन राइट 1 into sin I शुड बी म्यू into sin R1, और इस पॉइंट पे लिख सकता हूं मैं 1 into sin of E शुड बी म्यू into sin R2। दोनों पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा के हम ये लिख सकते हैं, है ना, सिंपल अपने स्नेल्स लॉ की कंडीशन है। आगे अब देखिए, ये वाला एंगल अगर R1 था तो ये बचा हुआ एंगल 90 - R1 होगा, इधर बचा हुआ 90 - R2 होगा, और ये A, इन तीनों का सम तो 180 होना चाहिए। A plus 90 - R1 plus 90 - R2, this should be equal to 180, that is pi, है ना। देखो क्या है, ये एंगल R1 तो इधर 90 - R1, भाई नॉर्मल से सरफेस का एंगल 90 होता है, तो ये R1 तो बचा हुआ 90 - R1, इधर 90 - R2, इसका और एक का सम 180 होना चाहिए। तो यहाँ से देखो ये pi/2 पाई होकर उधर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मिल जाएगा A इक्वल टू R1 + R2। ये R1 और R2 के बीच का रिलेशन आ गया, बहुत काम का रिलेशन है हमारे, बहुत काम का रिलेशन है ना। इस रिलेशन को यूज करके हम R1 और R2 में रिलेशन जो है उसको यूज करके, मान लो इंसिडेंस एंगल दिया था तो R1 निकाल सकते हैं, R1 से R2 निकाल सकते हैं, R2 यहाँ रख के E निकाल सकते हैं। तो प्रिज्म में लाइट कितने एंगल पे गई और कितने पे निकली, अगर दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये फॉर्मूले पे भी बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे पास। आगे बढ़ते हैं अपन। प्रिज्म से लाइट जब बाहर निकल रही है तो कुछ एंगल पे देखो डिविएट हुई है। इंसिडेंट लाइट रे वाज कमिंग लाइक दिस, अब वो सीधी सीधी नहीं जा रही है, इट इज डिविएटेड, इट इज डिविएटेड। देखो कुछ एंगल पे बैंड हो गई, वो डिविएट हो गई। कितना एंगल डिविएट हुई वो निकालते हैं अपन। तो पहली बार रिफ्रैक्शन हुआ, दूसरी बार भी रिफ्रैक्शन हुआ, फर्स्ट टाइम वो नॉर्मल की तरफ जा रही है, दूसरी बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है ना। मैं अगर डायग्राम थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं यहाँ पे साइड में, ये पहली सरफेस का नॉर्मल, ये दूसरी सरफेस का नॉर्मल, नॉर्मल को डॉटेड लाइन बना देता हूँ। लाइट रे आ रही थी लाइक दिस, वो सीधी सीधी जाना चाहती थी बट यहाँ पे बैंड हो गई वो। ध्यान दीजिएगा जरा, इंसिडेंस का एंगल आई,
तो ये जो स्ट्रेट लाइन दिखाई मैंने और नॉर्मल के बीच में इधर भी आई एंगल होना चाहिए था, है ना। जो लाइट रे बिल्कुल सीधी सीधी जाती, इफ दिस लाइट रे गोज स्ट्रेट, तो नॉर्मल से इधर आई एंगल पे जाती हो, ठीक है। अभी ये एंगल R1 है, तो यहाँ पे जो बचा हुआ एंगल है दिस इज I माइनस R1। लाइट रे यहाँ पे I माइनस R1 से बेंड हुई है ना। सिमिलरली जब ये लाइट रे यहाँ आगे जग गई और जब बाहर निकली, तो बाहर निकली हुई लाइट रे को अगर पीछे ट्रेस करते, बाहर निकली हुई लाइट रे को पीछे ट्रेस करते, तो नॉर्मल से उसका एंगल होता E एंड दिस वाज R2। तो इधर जो बचा हुआ एंगल बीच में है वो जाएगा E माइनस R2। देखो I माइनस R1 और E माइनस R2 एंगल मैंने लिखे हैं, समझो अच्छे से क्या आ रहा है कि नहीं समझ में आपको। I माइनस R1 और E माइनस R2 लिखा है मैंने, वेरी गुड। अब इंसिडेंट लाइट ये जा रही थी, वो बेंड होके ऐसे गई, इनके बीच का एंगल क्या है, इनके बीच का एंगल क्या है, ये वाला एंगल क्या होगा, अरे ये तो एक्सटीरियर एंगल है, दिस इज सम ऑफ दिस टू। तो इस डिविएशन एंगल को अपन इनका सम लिख सकते हैं ना, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, सम ऑफ दिस टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हो जाएगा। तो डिविएशन इक्वल टू हो गया I प्लस E और R1 प्लस R2 वाज A, तो दिस इज माइनस A। तो डिविएशन एंगल की भी इक्वेशन आ गई हमारे पास। देखो अच्छे से, कोई डाउट हो तो बताइए इसमें। ओके, सारी चीज क्लियर। तो अब जितनी अपन ने चीजें पढ़ी इससे अपन बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको अगर आई पता हो तो R1 से R2 से E आ गया तो फिर डिविएशन निकाल सकते हो, तो प्रिज्म का डिविएशन ढूंढ सकते हो आपको, है ना। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, डाटा थोड़ा आसान रहे ऐसा क्वेश्चन देता हूँ, चलो मैं। मान लो एक √2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रिज्म है, जिसका प्रिज्म एंगल मैंने आपको दे दिया 30 डिग्री, और इसके एक सरफेस पे लाइट रे स्ट्राइक करवा देता हूं मैं, और मान लो लाइट 45 डिग्री के एंगल पे आ रही है। चलो, तो बताइए इमरजेंस का एंगल क्या आएगा, एंगल ऑफ इमरजेंस मतलब ई क्या आएगा, ये ई, और डिविएशन कितना आएगा। चलो, डिविएशन कितना आएगा और एंगल ऑफ इमरजेंस क्या आएगा बताओ। डिविएशन कितना आएगा और एंगल ऑफ इमरजेंस क्या आएगा बताओ। डिविएशन एंड एंगल ऑफ इमरजेंस, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आकाश गलत है। साइन आई इक्वल टू म्यू साइन R1, साइन 45 1/√2, ये भी √2, नीचे आके 1/2 हो गया, तो R1 आया 30। इसका मतलब R2 होगा 0, भाई R1 प्लस R2 ये होता है ना, तो R2 0, मतलब लाइट रे दूसरी सरफेस पे नॉर्मली आएगी, लाइक दिस, दूसरी सरफेस पे नॉर्मली आएगी तो नॉर्मली निकल जाएगी, है ना, सीधी सीधी निकल गई, तो एंगल ऑफ इमरजेंसी इज 0। R2 0 तो एंगल ऑफ इमरजेंसी 0, ठीक है। अब डिविएशन निकालना है, वो था I प्लस E माइनस A 30, तो 15 डिग्री आएगा आंसर, 15 डिग्री डिविएशन हो रहा है। बताइए समझ में आ रहा है आकर्ष, प्राशील, वैभव,
बताओ, इज दिस क्लियर? ओके। इनफैक्ट मतलब कोई भी तरह का क्वेश्चन आ जाए डेविएशन का तो आप कर सकते हो, है ना। बस आपको डाटा क्वेश्चन में ऐसा देना पड़ेगा कि आप कैलकुलेशन कर पाओ, तो आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं। मान लो ये एंगल 60 डिग्री होता, मान लो एंगल 60 डिग्री होता, प्रिज्म का एंगल 60 डिग्री दे दिया। अब क्या करोगे बताओ, अब क्या आंसर आएगा बताइए, अब क्या आंसर आएगा बताइए। प्रिज्म का एंगल 60 डिग्री दे दिया, अब क्या आंसर आएगा बताओ। चलो आकाश बिल्कुल सही, बाकी बच्चे बताइए। प्राशील, विभव, वेरी गुड विभव। प्राशील, यस प्राशील। नहीं प्राशील, डिविएशन गलत है बेटा आपका। अब R1 तो वही 30 डिग्री रहेगा, तो उससे R2 भी 30 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि R1 प्लस R2 शुड बी 60 और R2 भी 30, तो E भी आ जाएगा 45। डिविएशन होता है I प्लस E माइनस 8, तो 30 डिग्री आने वाला। ठीक है, चलो क्वेश्चन को और चेंज कर दिया। एंगल ऑफ प्रिज्म मैंने 90 डिग्री दे दिया, अब क्या जवाब देते हैं मुझे। एंगल ऑफ प्रिज्म और बढ़ा दिया मैंने, 90 डिग्री कर दिया। अब क्या आता आंसर बोलो। एंगल ऑफ प्रिज्म 90 डिग्री कर दिया मैंने, अब क्या होता। प्रिज्म का एंगल बढ़ाते जा रहा हूँ, तो अब मैंने 90 डिग्री कर दिया। प्रिज्म एंगल इज नाउ 90 डिग्री। थिंक प्रॉपरली। यस वैभव, यू आर राइट। प्राशील, आकर्ष आपका गलत है। आकर्ष गलत है। वैभव यू आर राइट। प्राशील, योर आंसर। यस, एक्चुअली अब क्या हो रहा है, सेकंड सरफेस पे TIR हो जा रहा है, बिकॉज म्यू रूट 2 था, क्रिटिकल एंगल इज 45, क्रिटिकल एंगल इज 45, म्यू रूट 2 तो क्रिटिकल एंगल 45। ठीक है, और R2 एंगल जो आएगा वो A माइनस R1, A इज 90, R1 इज 30, तो 60 डिग्री आ रहा है, ये ग्रेटर देन क्रिटिकल है, तो लाइट बाहर ही नहीं आ पाएगी प्रिज्म से। अब की बार प्रिज्म से लाइट बाहर नहीं आएगी, समझे। तो प्रिज्म से लाइट बाहर नहीं आ पाएगी। इनफैक्ट इस सिचुएशन में जब A90 और म्यू रूट 2 है, देयर इज ओनली वन केस जिससे लाइट बाहर आ सकती है, देयर इज ओनली वन केस जिससे लाइट बाहर आ सकती है। इस सिचुएशन में केवल एक ही केस होता है जिससे लाइट बाहर आती है, और वो केस होता है कि लाइट रे सरफेस के ग्रेस करते हुए आए और ग्रेस करते हुए निकले। ऐसा कुछ सिचुएशन होती है, लाइक दिस। देयर इज ओनली वन सिचुएशन जिसमें लाइट बाहर आती है, लाइक दिस। इसके अलावा लाइट बाहर ही नहीं आती इस तरह के प्रिज्म से कभी। पहले से एंटर करेगी तो दूसरे से तैयार हो गई, तो ये क्या होगा, सरफेस को ग्रेस करते हुए आएगी, तो यहाँ C एंगल पे आएगी, क्रिटिकल पे, मतलब 45, उधर भी 45, दोनों 45 45 का सम 90, और फिर ऐसे जाएगा। अब यहाँ R1 प्लस R2
एग्जैक्टली 2c है, तो R1 और R2 दोनों CC ही मैक्सिमम हो सकते हैं। किसी भी डेंसर मीडियम में जो अंदर एंगल हो सकता है वो मैक्सिमम क्या हो सकता है, क्रिटिकल के बराबर, उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो अब ये दोनों ही एंगल अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर ही होंगे, और वो इसी सिचुएशन से ऐसा हो सकता है कि लाइट बाहर आए, इसके अलावा लाइट बाहर ही नहीं आएगी। तो प्रिज्मा में ऐसा भी होगा कि सेकंड सर्फेस से लाइट बाहर ही ना निकले, ऐसी भी सिचुएशन होती है। आ रहा है समझ में ये? चलो, क्या ये क्लियर हो रहा है कि प्रिज्मा में ऐसा भी होता है कि लाइट बाहर ही नहीं निकलती सेकंड सर्फेस से? यस, ओके, बहुत बढ़िया। तो अब हम कंडीशन निकालते हैं कि भाई क्या सिचुएशन होती है कि लाइट बाहर ही नहीं आएगी, है ना? क्या कंडीशन होना चाहिए कि लाइट बाहर ही नहीं आए, वो निकालते हैं अपन। चलो, क्या कंडीशन होना चाहिए कि लाइट बाहर ही नहीं आए? ठीक है, तो लेट्स फाइंड कंडीशन फॉर नो इमर्जेंस, मतलब ऑलवेज TIR हो जाए। यहां जब लाइट टकरा है तो हमेशा TIR हो जाए, कभी बाहर ही नहीं निकले, इसकी कंडीशन। तो TIR ऑलवेज कराने के लिए R2 जो होना चाहिए वो तो C से बड़ा करना पड़ेगा तुम्हें, C के बराबर भी नहीं, बड़ा ही करना पड़ेगा, तभी TIR होगा। सही बात है ना? C से बड़ा करोगे R2 को, अब C से बड़ा करोगे तो R2 इज A माइनस R1, ये C से बड़ा करा आपने, ये R1 वहां ले जाओ, C यहाँ लाओ, तो A माइनस C, C यहाँ ले गए, ग्रेटर देन का साइन वैसे वैसा रह गया, R1 उधर चला गया। तो एक तरह से समझ में आ रहा है कि R1 शुड बी लेस देन A माइनस C, R1 A माइनस C से छोटा हमेशा, तो R1 की सबसे बड़ी वैल्यू भी A माइनस C से छोटी है ना, ये ऑलवेज होना चाहिए। फॉर दिस टू बी फॉर ऑल R1, सभी R1 के लिए ऐसा हो, तो R1 की जो सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है वो भी छोटी होनी चाहिए A माइनस C से। और सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, एंगल के अंदर C, डेंसर मीडियम में लाइट का एंगल विथ नॉर्मल मैक्सिमम C हो सकता है जब रेयर में वो 90 से है ना, तो बट R1 मैक्सिमम इक्वल टू C, यहाँ C रखो, दिस इंप्लाइज दैट C शुड बी लेस देन A माइनस C और A ग्रेटर देन 2C। तो प्रिज्म का प्रिज्म एंगल अगर 2C से भी बड़ा हुआ, 2C से भी बड़ा हुआ तो कभी लाइट बाहर नहीं आती है, हमेशा TIR होता है। बात समझ में आ रही है? प्रिज्म का प्रिज्म एंगल जब 2C से बड़ा होता है तो लाइट रे कभी सेकंड सर्फेस से बाहर नहीं आती है, हमेशा ही TIR हो जाता है। समझो अच्छे से, देखो सिचुएशन क्लियर? वैभव को क्लियर है? प्राशील, आकर्ष, यस, आकर्ष को भी क्लियर, प्राशील, यस, है ना? और देखो ये लाइव क्लास का मतलब ही नहीं रहेगा अगर अपन इंटरेक्ट नहीं करें, तो फिर वीडियो लेक्चर दे देता मैं आपको, है ना? तो प्लीज डू इंटरेक्ट। ओके, फिर कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस देखिए। अच्छा, ऐसा कंडीशन की लाइट हमेशा ही बाहर निकले, वो निकालते हैं। कंडीशन ऑफ ऑलवेज इमरजेंस, ऑलवेज इमरजेंस बताओ, ऑलवेज इमरजेंसी कंडीशन कैसे स्टार्ट करूं मैं, स्टार्ट कैसे करूं बताओ मैं? तो कंडीशन ऑफ ऑलवेज इमरजेंसी स्टार्ट कैसे करूं बताइए? R2 लेस देन और इक्वल टू C, बिल्कुल सही। अब R2 लेस देन इक्वल टू C चाहिए, R2 को लिखोगे फिर से वही A माइनस C, A माइनस R1 लेस देन इक्वल टू C, R1 वहां ले जाओ, A माइनस C लेस देन इक्वल टू R1। अब R1 की सबसे छोटी वैल्यू से भी छोटा होना चाहिए इसको, दिस इंप्लाइज दैट R1 की जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे भी छोटा हो जाए A माइनस C।
भाई a माइनस सी को R1 से हमेशा छोटा होना चाहिए, तो R1 की सबसे छोटी वैल्यू से भी छोटा होना चाहिए। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है R1 की? 0। मिनिमम R1 कुड बी 0, तो 0 रखो, तो यहां से मेरे पास मिल जाएगा a शुड बी लेस देन और इक्वल टू c। लेस देन और इक्वल टू c, समझो अच्छे से। हमेशा लाइट बाहर निकले इसकी कंडीशन है कि a लेस देन इक्वल टू c होना चाहिए, और a 2c से बड़ा है तो कभी नहीं निकलेगी। a की वैल्यू 0 से जैसे जैसे c तक पहुंचेगी, 0 से c तक की रेंज में a के लिए हमेशा लाइट बाहर आएगी। c से 2c का अभी नहीं बताया मैंने, और 2c से बाद में कभी बाहर नहीं आएगी। तो c 2c के बीच में क्या होता है ये सोचते हैं अपन। c और 2c के बीच में क्या होगा? जब a की वैल्यू c 2c के बीच में होगी तो क्या होगा देखते हैं। अच्छा, उससे पहले ये कंडीशन में म्यू पे भी लिख सकता हूँ, म्यू के टर्म में भी लिख सकते हैं। ये 2 इधर डिवाइड करो तो यहां से मिल जाएगा c शुड बी लेस देन a बाय 2, दोनों तरफ साइन ले लो, sin c लेस देन sin a बाय 2, sin c इज 1 बाय म्यू, तो 1 बाय म्यू लेस देन sin a बाय 2, ये या म्यू ग्रेटर देन cosec a बाय 2, ये म्यू पे भी कंडीशन आ जाती है। मतलब म्यू के टर्म में भी कंडीशन दी जा सकती है क्वेश्चन में, वैसे नीचे वाली कंडीशन को म्यू के टर्म में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे म्यू आ जाएगा मेरे पास लेस देन साइन है, सॉरी कोसेक है, कोसेक ऐसे छोटा होना चाहिए, ये कंडीशन आ जाती है, लेस देन और इक्वल टू। तो आगे बढ़े, अब C2C के बीच की सिचुएशन देखे। ओके, कि C2C के बीच में क्या होता है। तो लेट A is greater than C but less than 2C। इन दिस सिचुएशन अब इंसिडेंस एंगल पर कंडीशन होती है कि लाइट बाहर आएगी कि नहीं आएगी, है ना। तो अपन निकालते हैं कंडीशन फॉर इमरजेंस, कंडीशन इमरजेंस, लाइट बाहर आए इसकी कंडीशन निकालते हैं। चलो कंडीशन फॉर इमरजेंस, उसकी कंडीशन होगी R2 शुड बी लेस देन C और इक्वल टू C। तो R2 लेस देन इक्वल टू C लेके चलोगे, देखो R2 लेस देन इक्वल टू C लेके चलोगे ये, तो यहां से आएगा मेरे पास A माइनस C लेस देन इक्वल टू R1, यहां से आ जाएगा R1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू A माइनस C। दोनों साइड साइन ले लो, साइन R1 ग्रेटर देन इक्वल टू साइन ऑफ, सिंपलीफाई करो, तो साइन R1 हो जाएगा साइन I। यहां से लिख सकते हैं I शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू साइन A माइनस C। ये जो एंगल आ रहा है इसको अपन ने बोल दिया I0। दिस इंप्लाइज दैट व्हेन I इज ग्रेटर देन और इक्वल टू I0 इमरजेंस होगा, व्हेन I इज लेस देन I0 नो इमरजेंस, ठीक है। अगर प्रिज्म पे जो बाहर से लाइट आ रही है वो I0 से बड़े एंगल पे आ रही है, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है, तब तो लाइट बाहर इमर्ज हो जाएगी, पर एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल है, I0 से भी छोटा है, लाइक दिस, तो यहाँ पे TIR हो जाता है, लाइट बाहर नहीं आ पाती। Here I is less than I0, here I is less than I0। कुछ समझ में आ रहा है क्या कंडीशन बन रही है हमारे पास? चलो आकर्ष को तो आ रहा है, वेरी गुड। प्राशील और वैभव बताइए। अब प्रिज्म एंगल की सारी कंडीशन देख लिया अपन ने। प्रिज्म एंगल जब वो छोटा होता है तो लाइट हमेशा बाहर आती है, प्रिज्म एंगल को बढ़ाते बढ़ाते C तक करो तब तक लाइट बाहर आती है, 2C से बड़ा कर दो तो कभी नहीं आती, और C 2C के बीच में अब इंसिडेंस एंगल पे डिपेंडेंसी हो जाती है कि लाइट बाहर आएगी कि नहीं आएगी। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। अच्छा बताओ, यहाँ पे मैं इक्वल कर देता, R2 इक्वल टू सी कर देता, यहाँ इक्वल तो हर जगह इक्वल इक्वल चलता, मतलब I इक्वल टू आई नॉट होता, तो क्या होता, R2 इक्वल टू सी मतलब क्या हो जाता, इक्वल टू सी पे क्या होता है। तो एक बच्चे का तो जवाब आ गया मेरे पास। और आई नॉट, अगर आई नॉट एंगल पे लाइट आती है, इट इमर्जेस ग्रेजिंगली, इट इमर्जेस ग्रेजिंगली, when light falls at an angle I naught, it emerges grazingly. अब होता है grazing emergence. This situation is called grazing emergence. Grazing emergence. ठीक है, when I equal to I naught, when I equal to I naught, लाइट रे I naught एंगल पे इंसिडेंट होती है प्रिज्म पे, यहाँ पे ग्रेजिंगली इमर्ज होती है. व्हाट इज दिस I naught? म्यू साइन इनवर्स म्यू साइन a minus c. तो ग्रेजिंग इमर्जेंस की कंडीशन निकाल दी अपन. इट इज क्लियर? समझ में आ रहा है? वेरी गुड. अच्छा, इसी सिचुएशन में डिविएशन भी मैक्सिमम आता है. Deviation is maximum in this situation because I plus E becomes pi by 2 in this case minus A. Deviation becomes maximum because I plus E is maximum in this situation. In this situation I plus E becomes maximum, है ना. एक्चुअली क्या होता है, जो डिविएशन एंगल की इक्वेशन आती है, हम थोड़ी अभी निकालता हूं मैं डिविएशन की इक्वेशन, वो है ना एक लिमिट के बाद है ना इंक्रीजिंग हो जाती है, मतलब जैसे जैसे इंसिडेंस एंगल बढ़ेगा वो बढ़ते जाएगी. तो इंसिडेंस एंगल मैक्सिमम करो 90 तो डिविएशन मैक्सिमम आ जाएगा. ठीक है, चलो इसको अभी फिलहाल याद रख लो कि सिचुएशन का डिविएशन मैक्सिमम होता है. फिलहाल याद रखो इसको, मैं थोड़ी देर में बता दूंगा. तो पूरे बोर्ड पे देखो, कहीं भी कोई भी चीज में दिक्कत हो तो बताइए मुझे. देखिए अच्छे से सब चीज, लाइट कब इमर्ज होगी कब नहीं होगी, है ना, कब ग्रेजिंगली इमर्ज होगी वो निकाला अपन ने, सारी कंडीशंस हमने डिराइव करी है. अब डिविएशन पे आ जाते हैं फिर अपन, है ना. तो ये हटा रहा हूं, सब मैं हटा दूं. वेरी गुड. हाँ, आसपास से काम चल रहा है तो शोर आ रहा होगा आपको, तो प्लीज बियर विथ मी. मान लो कि प्रिज्म से लाइट इमर्ज हो रही है, प्रिज्म से लाइट इमर्ज हो रही है. ठीक है, तो प्रिज्म है, उससे लाइट इमर्ज हो रही है लाइक दिस. ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि डिविएशन वॉस आई प्लस ई माइनस ए. इस ए को निकाल दिया तो डिविएशन आ जाएगा. ध्यान दीजिएगा, साइन आई वॉस म्यू साइन R1. So I can get R1 from this equation, which will become sin inverse sin I by mu. तो उससे मुझे R2 मिल जाएगा, which is A minus R1. ठीक है, उससे मैं अब E निकाल सकता हूँ, because sin E was mu sin R2. R2 is A minus R1 and R1 is sin inverse sin I by mu. तो इससे मेरे पास E एंगल आ गया sin inverse mu sin A minus sin inverse sin I by mu. क्या है, क्लियर है? ये एंगल निकाला तो ई रखकर अब मैं डिविएशन की इक्वेशन लिख सकता हूं. हो जाएगा आई प्लस ई, ई इज साइन इनवर्स न्यू साइन ए माइनस साइन इनवर्स साइन आई बाय म्यू.
दिस कंप्लीट थिंग माइनस इट। तो आई हैव एन इक्वेशन इन डिविएशन एंड आई। मेरे पास डिविएशन एंगल और आई में एक इक्वेशन है, मेरे पास डिविएशन एंगल और आई में एक इक्वेशन है। आजकल तो बहुत सारे आपको ऐसे सॉफ्टवेयर पता है, एप्स पता है, जिससे आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। सो यू कैन चेक व्हाट विल बी ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। आप इसका ग्राफ निकाल सकते हो। जब इसका ग्राफ हमने चेक करा, जब इसका ग्राफ हमने बनाया, तो हमें जो ग्राफ मिला वो बस अब अपन को डायरेक्ट याद रखना है। वो ग्राफ कुछ इस तरह का आता है, लाइक दिस। जब प्रिज्म का एंगल अपन सी से छोटा मानेंगे तो फॉर एवरी इंसिडेंस एंगल देयर विल बी इमर्जेंस। तो इस तरह का ग्राफ मिलता है। फॉर एवरी इंसिडेंस एंगल देयर इज इमर्जेंस एंड इंसिडेंस एंगल कुड बी फ्रॉम 0 to 90। तो 0 से 90 डिग्री इंसिडेंस एंगल की सारी रेंज के लिए डिविएशन का ऐसा कुछ ग्राफ मिल जाता है हमको। क्या है, समझ में आ रहा है ना? इसमें एक चीज ये आपको ध्यान रखना है कि सेम डिविएशन आपको दो इंसिडेंस एंगल पे मिल सकता है। सेम डिविएशन आपको दो इंसिडेंस एंगल में मिल सकता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, जब इंसिडेंस एंगल आई पे होता है तो ई पे लाइट इमर्ज होती है, तो ई पे आने वाली आई पे इमर्ज होगी, वो डिविएशन सेम मिलेगा। सो देयर शुड बी टू इंसिडेंस एंगल फॉर सेम डिविएशन एंगल। तो आई और ई इक्वल वाला, आई और ई वाला केस पे अपन को सेम डिविएशन मिलता है। क्या ये समझ में आ रहा है ग्राफ? दिस इज नॉट अ पैराबोला, दिस इज नॉट अ पैराबोला। इट लुक लाइक, ऐसा लगता है ये पैराबोला है, बट दिस इज नॉट अ पैराबोला। ठीक है। इनफैक्ट इनिशियली स्लोप इज लार्जर एंड आफ्टर दिस मिनिमा स्लोप इज स्मॉलर। तो बाद में स्लोप स्मॉलर है। दिस इज नॉट अ पैराबोला। तो ए जब सी से बड़ा कर देते हैं और 2c से छोटा होता है, तब का भी ग्राफ एक बार देख तो लो, पर हमसे नॉर्मली ये पूछते नहीं लोग। वो कुछ ऐसा आता है। अब आई नॉट एंगल से लेके π/2 तक ही दिखाएंगे अपन, और आई नॉट और π/2 दोनों पे सेम डिवीजन आता है, विच इज मैक्सिमम। यहाँ पे π/2 पे मैक्सिमम डिवीजन दिखता है अपन को। तो वो सेकंड ग्राफ मैंने बनाया है और a ग्रेटर देन c और a लेस देन c का ग्राफ है। क्या है ग्राफ समझ में आ रहा है अपन को? ये हमको याद रखना पड़ेगा। दिस इज ग्राफ क्लियर? ओके, वेरी गुड। तो इन ग्राफ में हमको साफ साफ दिख रहा है, देयर इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा इन बोथ ऑफ द ग्राफ, देयर इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा at some angle of incidence. Deviation is minimum at some angle of incidence. Deviation is minimum, and at this special angle of incidence, emergence should be equal to incidence. Emergence should be angle to incidence. Why? Otherwise, there should be two possibilities of deviation minimum. I और E अलग अलग होते तो दो जगह ऐसा होता कि मिनिमम डिविएशन मिलता मुझे, है ना? तो I और E इक्वल होना चाहिए इन पॉइंट्स पे। I और E अगर अलग अलग होते तो I should get 2 points where deviation is minimum. So at deviation minimum I and E should be equal. यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है क्या? At minimum deviation I and E should be equal. आकर्ष, प्राशील एंड वैभव, सब बच्चे बताओ। वैभव, मिनिमम डिविएशन बता देता हूँ। ग्राफ ऐसे बने हैं कि एक पॉइंट पे हमको मिनिमम डिविएशन दिख रहा है एंड एट दिस पॉइंट आई एंड ई शुड बी इक्वल। अदरवाइज देयर विल शुड बी 2 पॉइंट्स जहां पे मिनिमम डिविएशन होता है, क्योंकि आई और ई की वैल्यू पर सेम मुझे, मतलब आई पे लाइट आए ई पे निकलती है और ई पे आने वाली आई पे निकलती है। अगर आई और ई अनइक्वल होते
तो मुझे 2 पॉइंट दिखते ग्राफ में जहां मिनिमम डिविएशन होता है ना, एक ही पॉइंट है, इसका मतलब आई और ई इक्वल है। वेरी गुड। तो मिनिमम डिविएशन का जो केस है बहुत स्पेशल केस है, लेकिन उसमें अपन को स्पेशलिटी पता चल गई कि एट डेल्टा मिनिमम आई इज इक्वल टू ए ना, आई इज इक्वल टू ई। तो आई और ई अगर इक्वल है तो डिविएशन निकालना अब आसान हो जाएगा। तो डेल्टा मिनिमम शुड बी 2i माइनस ए, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो वो इंसिडेंस एंगल जिसपे ऐसा हो रहा है वो आ जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय 2, और आई और ई बराबर, तो R1 एंड R2 भी बराबर हो गए। R1 R2 का सम ए होता है, तो दोनों का सम दोनों a बाय 2 होनी चाहिए। जब आई और ई बराबर है तो R1 R2 भी बराबर होंगे, बिकॉज साइन आई वर्स म्यू साइन R1, साइन ई वर्स म्यू साइन R2। जब आई और ई बराबर तो R1 R2 भी बराबर। R1 R2 अगर इक्वल तो दोनों a बाय 2 होने चाहिए, बिकॉज सम ऑफ R1 एंड R2 is 8, so they should be a by 2। नाउ आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है, तो आप म्यू लिख सकते हो। म्यू क्या होता है? वो होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हिच इज बिकमिंग a प्लस डेल्टा मीन बाय 2 अपॉन साइन a बाय 2। सो बाय दिस इक्वेशन इफ यू नो म्यू, आपको अगर म्यू पता हो तो डेल्टा मीन निकाल सकते हो a को यूज करके, और डेल्टा मीन पता हो तो a निकाल सकते हो, म्यू निकाल सकते हो। आ रहा समझ में इक्वेशन? ये बहुत काम की इक्वेशन है, इस पे ना स्कूल में एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है, प्रिज्म का म्यू निकलवाया जाता है, प्रिज्म का डेल्टा मिनिमम निकाल के उसका म्यू निकालते हैं। समझ में आ रहा है क्या ये? फॉर्मूला फॉर मिनिमम डिविएशन, किसी भी प्रिज्म का मिनिमम डिविएशन आप निकाल सकते हो अगर आपको ए पता हो और म्यू पता हो। दो चीज पता हो तो मिनिमम डिविएशन आप निकाल सकते हो। मैक्सिमम भी निकाल सकते थे, वो बताया था आपको मैंने थोड़ी देर पहले। डेल्टा मैक्स वो था आई नॉट प्लस ई, उस केस में माइनस 5/2 होता है, माइनस ए। व्हाट वाज दिस आई नॉट? दैट वाज साइन इनवर्स म्यू साइन ए माइनस सी। ये आप जानते हैं साइन इनवर्स 1 बाय म्यू होता है। So now you know how to calculate delta max and delta min। तो जो भी ऐसा क्वेश्चन आएगा you can solve it। ठीक है, क्लियर हो रहा है क्या यहाँ तक की चीजें? वैभव, प्राचील, आकर्ष, जल्दी से बताओ। ठीक है ना? तो प्रिज्म में ऑलमोस्ट सारी चीजें अपन ने पढ़ ली है, थ्योरी जो भी थी, क्वेश्चंस वगैरह बचे हैं। ठीक है, एक छोटा सा थ्योरी का पॉइंट बचता है, वो कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर क्वेश्चन बचेंगे। एंड डिस्पर्जन बच जाएगा अपना। डिस्पर्जन को अपन एक काम करेंगे, पहले तो एक छोटा सा पॉइंट बचता है वो देख लो, स्मॉल एंगल प्रिज्म क्या होता है। तो ये सब अगर क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ू। पहले यहाँ तक कोई भी डाउट, किसी को कुछ भी समस्या? एवरीथिंग इज वेरी मैथमेटिकल हियर। सारे फॉर्मुलेज वगैरह आपको याद रखना पड़ेंगे, थोड़ा मैथमेटिकल हो रहा है, बट कॉन्सेप्ट बेसिक से जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये फॉर्मूला आप निकाल सकते हो इजीली, आई और इक्वल करके, सारे लॉजिक याद होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते फिर। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचता है अपना, स्मॉल एंगल प्रिज्म, वो देख लेते हैं। स्मॉल किसी प्रिज्म का प्रिज्म एंगल बहुत छोटा है, अगर किसी प्रिज्म का प्रिज्म एंगल बहुत छोटा है, अगर किसी प्रिज्म का प्रिज्म एंगल बहुत छोटा है तो क्या करेंगे? ये प्रिज्म एंगल बहुत छोटा है, दिस ए इज वेरी स्मॉल। ठीक है, दिस ए इज वेरी स्मॉल, तो क्या करेंगे? यहां से मिनिमम डिविएशन निकालो, मैक्सिमम डिविएशन निकालो, है ना? ये आपके लिए होमवर्क है। मिनिमम डिविएशन निकालो, अगर ए बहुत छोटा है तो कंडीशन क्या आएगी? आप एक काम करना, बाय 2 दोनों साइड कर देना इसको।
और फिर फॉर्मूला लगा देना, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। फिर ये साइन ए बाय टू नीचे जो इसको डिवाइड करना और देखना क्या आ रहा है, और वैसे मैक्सिमम डिविएशन निकालना। दिस ए इज वेरी स्मॉल, तो मैक्सिमम डिविएशन के लिए पहले तो ये ऊपर रखना है, यहाँ पे मैक्सिमम डिविएशन की वैल्यू निकालना क्या आ रही है, ये पाई बाय टू आई नॉट एंगल देखना क्या आता है, ए इज वेरी स्मॉल, सो ए जब बहुत छोटा होगा तो ये माइनस बाहर निकल के दिस विल बी नियरली इक्वल टू सी, सॉरी नियरली इक्वल टू पाई बाय टू, है ना। मतलब देखना क्या आ रहा है, कैलकुलेट करके देखना, ठीक है। एंड यूज द कंडीशन दैट ए इज वेरी, ठीक है। तो आप दोनों निकालना, तो देखना दोनों ही एंगल बहुत क्लोज आते हैं, ये दोनों का आंसर जो आएंगे ना बहुत क्लोज आएंगे, ठीक है। वो आपके लिए होमवर्क है। अब होमवर्क तो आप करना, बिसाइड दैट मान लो प्रिज्म का एंगल बहुत छोटा था, दिस ए वाज वेरी स्मॉल, कितना था, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री ऐसा कुछ एंगल छोटा सा है। और अगर हमारा स्टैंडर्ड केस था प्रिज्म से रिफ्रैक्शन का, हमारा स्टैंडर्ड केस है प्रिज्म से रिफ्रैक्शन का, मतलब ऐसे लाइट आ रही थी और फिर वो ऐसे जा रही थी, तो उसमें अपन ने निकाला था ना ए इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, तो हमने निकाला था कि ए इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है ना। अब ए छोटा है, दिस इंप्लाइज दैट R1 एंड R2 विल बी स्मॉल, R1 एंड R2 विल बी स्मॉल, ए अगर छोटा है तो R1 R2 भी छोटे छोटे आएंगे। मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि ऐसा ही डायग्राम बना हुआ है, ऐसा हो रहा है तो अच्छा, जो R1 और R2 वो तो I और E से रिलेटेड होते हैं, R1 R2 छोटे छोटे तो I और E भी छोटे छोटे होंगे, R1 R2 छोटे छोटे तो I और E भी छोटे छोटे होंगे, है ना। तो हम यहाँ पे अपन अप्रोक्सीमेशन लगा दे, साइन थीटा इज नियरली थीटा, सो आई कैन राइट I इज इक्वल टू म्यू R1 एंड E इक्वल टू म्यू R2। हमने डिविएशन के बारे में पढ़ा था, वो होता था I प्लस E माइनस ए, I को लिख सकता हूँ म्यू R1, E था म्यू R2 माइनस ए, तो म्यू यहाँ कॉमन लो R1 प्लस R2 माइनस ए, एंड R1 प्लस R2 इज ए, यहाँ पे अपन ए कॉमन ले ले अगर, तो म्यू माइनस 1। स्मॉल एंगल प्रिज्म जिसका एंगल वो छोटा है, इट क्रिएट्स अ डिविएशन ऑफ ए इनटू म्यू माइनस 1, सिर्फ ए इनटू म्यू माइनस 1 का डिविएशन क्रिएट करता है, और ये बहुत छोटा आएगा, देखो ए क्योंकि मैं पहले से बोल के चल रहा हूँ बहुत छोटा है, स्मॉल एंगल से लाइट को बेंड कर देता है ऑफ ए इनटू म्यू माइनस 1। वेरी गुड, चलिए, तो अब ये याद रखिएगा स्मॉल एंगल प्रिज्म कितना प्रिज्म का डिविएशन क्रिएट करता है, एंड आप यहाँ मिनिमम डिविएशन जो है ना वो निकालोगे, तो मैं करके बता देता हूँ आपको। म्यू साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस ए साइन बी, है ना। तो साइन डेल्टा मीन बाय 2 इंटू कॉस ए बाय 2, नीचे साइन ए बाय 2 था उससे डिवाइड कर दो, दिस विल बिकम tan a by 2, this will become cot a by 2, ठीक है। now this tan a by 2 will be nearly equal to a by 2 because a is very small, this is a by 2, cot a by 2 is 1 upon tan a by 2, 1 upon tan a by 2 को नीचे a by 2 कर देना, फिर यहाँ से सॉल्व करना। अच्छा, cos जो होता है उसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या cos वाले टर्म को एक काम करो नियरली 1 ही ले लो, दिस टर्म बिकम्स 1, ये टर्म 1 हो जाएगा, इसको 1 ही ले लो, ठीक है। और साइन डेल्टा मीन बाय 2, अब वो कॉट को एक काम करना, पहले इधर लेके आ जाना, ये म्यू इसमें इधर मल्टीप्लाई कर लेना, मैं काम करता हूँ इसको, मैं नीचे साइन ए बाय 2 को यहाँ डिवाइड नहीं करता, मैं साइन ए बाय 2 यहाँ ले लेता हूँ, तो यहाँ रहेगा साइन ए बाय 2 और यहाँ रहेगा cos a by 2। When angle A is very small, sin theta is nearly equal to theta, so ये sin theta को अपन sin a by 2 डाल देंगे, यहाँ पर भी इसको अपन a by 2 डाल देंगे। When angle theta is very small, cos theta is nearly 1, this becomes 1, this becomes 1, ठीक है।
यहाँ पे मेरे पास ये आ गया a/2, इधर लेके आ जाओ, एंड एंगल डेल्टा भी छोटा ही आने वाला है, बिकॉज देखो जब ये कॉस टर्म को इधर लाओगे तो म्यू टाइम्स a/2 कॉमन ले लो, एक काम करो, माइनस a/2 cos ऑफ डेल्टा मीन बाय 2, दिस इज इक्वल टू साइन a/2, साइन डेल्टा मीन बाय 2। ठीक है, now this delta minimum is going to be very small, डेल्टा भी छोटा आने वाला है। कैसे बोल सकते हैं अपन, because a was very small, so this term is very small, cos of a small angle is nearly 1, cos of a small angle is nearly 1, so ये term nearly 1 है, तो 1 into a/2, म्यू जनरली छोटा ही होता है, यहाँ से a/2 कॉमन ले लेंगे तो म्यू -1 बनेगा, है ना, म्यू -1 विल बी अ वेरी स्मॉल नंबर बिकॉज म्यू 1 के आसपास ही रहता है, so a which is small और म्यू -1 which is small, दो चीज स्मॉल नंबर मल्टीप्लाई हो गया तो डेल्टा स्मॉल आने वाला है। तो यहाँ से अपन इस तरह से प्रूव कर सकते थे कि डेल्टा स्मॉल आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से ये इक्वेशन आ जाएगी। तो आप जो होमवर्क बोल रहा था ना कि इन दोनों से सॉल्व करना, इन दोनों से सॉल्व करके भी नियरली ये इक्वेशन आती है, यही आपको इक्वेशन मिलती है, मैक्सिमम मिनिमम दोनों ही डिविएशन आपको a into mu minus 1 मिलते हैं। So a small angle prism creates a deviation of a into mu minus 1. Clear? Okay. चलिए, तो जो भी प्रिज्म में जितनी भी थ्योरी थी वो अपन ने सब पढ़ ली है। अब एक काम करो, आज अपन इतना ही रुकते हैं, थोड़ा सा मुझे गले में दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा लेक्चर्स हो गए, तो थ्योरी आज अपन ने कंप्लीट कर ली है, आज अपन यही रुकते हैं।